नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नक्सलियों ने फेंका धमकी भरा पर्चा, पर्चे में मृतक साथियों का किया उल्लेख। सीमावर्ती ग्राम भावे में मिला है पर्चा, पर्चे में नक्सल जोनल कमेटी का उल्लेख। पुलिस अधीक्षक ने कहा, गतिविधियों पर है नजर। विक्रम अवार्ड से सम्मानित होंगी नेशनल कराटे खिलाड़ी निधि, बालाघाट की बेटी को मिलेगा विक्रम अवार्ड। कलेक्टर, एसपी, खेल संस्थाओं ने जताया हर्ष, जिले में संसाधनों की कमी का निधि ने जताया मलाल। सीएम शिवराज का होगा बालाघाट आगमन, मुख्यमंत्री की अगवानी को लेकर सजा शहर। किसान कांग्रेस, ओबीसी महासभा और पूर्व सांसद ने जताया सीएम के दौरे का विरोध, आगमन पर काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। बालाघाट में फिर से नक्सली गतिविधियां तेज हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे भावे के जंगलों में नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं, जिसमें पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का जिक्र किया गया है। पर्चे में नक्सलियों ने धमकी भरे लहजे में लिखा है कि हमारे मारे गए नक्सलियों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। नक्सलियों के इस पर्चे में 2019 से लेकर अब तक हुई मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सलियों का भी जिक्र है। यह पर्चा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी द्वारा प्रेषित किया गया। नक्सलियों ने फेंके धमकी भरे पर्चे। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में आए दिन नक्सलियों की सक्रियता देखी जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पड़ने वाले भावे के जंगल में यह नक्सली पर्चा मिला है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का उल्लेख है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फोर्स की तैनाती है और लगातार सर्चिंग कार्यवाही की जा रही है। नक्सलियों की गतिविधियों पर पूरी नजर है। भी एहतियातन सभी तरह जो हमारा एसओपी होती है, जो हमारी एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई होती है, सर्चिंग की, खासकर हमारे जो इंटरस्टेट बॉर्डर हैं वहाँ पर भी हमारी डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा व्यक्तिगत खेल जैसे ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले 6 पुरस्कार अंतर्गत वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें जिला खेल कार्यालय बालाघाट से निधि नन्हेट का नाम भेजा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश शासन खेल विभाग द्वारा प्रदेश की 6 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड हेतु नाम घोषित किया गया है। इसी नाम से बालाघाट जिले से कराटे खेल में निधि नन्हेट को विक्रम अवार्ड प्रदान करने के लिए नाम घोषित किया गया है। निधि नन्हेट ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है। चर्चा के दौरान निधि ने बताया कि कराटे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है। उसने 2014 में मध्य प्रदेश का जूनियर एकलव्य अवार्ड पाया, जबकि 2015 से सीनियर चैंपियनशिप प्रारंभ की और लगातार गोल्ड मेडल लिए हैं। निधि ने अपनी सफलता के इस सफर पर साउथ एशियन कॉमनवेल्थ खेल में गोल्ड पाया है और वर्ष 2009 से लगातार गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। बाइट। देखा जाए तो विक्रम अवार्ड मिलना बालाघाट के खेल इतिहास के लिए गर्व की बात है कि जिले की खिलाड़ी प्रदेश के टॉप 10 खिलाड़ियों में मुकाम रखती है और यही वजह है कि निधि को विक्रम अवार्ड देने की घोषणा की गई है। बालाघाट जिले में संसाधनों की कमी है और खेल मैदान का भी अभाव है, जिसे लेकर निधि को खासा मलाल है। निधि का कहना है कि आमतौर पर कराटे को लिया जाए तो यह एक इंडोर गेम है और कभी इंडोर में अभ्यास नहीं किया, जबकि बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस की जाती है। बालाघाट में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसका जिक्र करते हुए निधि कहती हैं कि सुविधाएं, संसाधन और अवसर मिले तो जिले के खिलाड़ी निखर कर सामने आएंगे। मैं जब 3rd क्लास में थी तब से खेल रही हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 15 साल के ऊपर हो गए हैं इस गेम में लगातार प्रैक्टिस करते हुए। इसके पहले कोई अवार्ड आपको मिला? हाँ, 2014 में मध्य प्रदेश का जो जूनियर अवार्ड होता है, एकलव्य अवार्ड, उससे मैं सम्मानित हुई थी। विक्रम अवार्ड के लिए आप कब से प्रयास कर रहे हैं? विक्रम अवार्ड के लिए मैं लास्ट 3 इयर्स मतलब 2017, 18, 19 लगातार मेरे प्रयास जारी हैं। 2015 से मैंने सीनियर चैम्पियनशिप्स खेलना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने लगातार सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल और साउथ एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल दिए हैं, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल और एशियन चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किन खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड मिलता है? ये मध्य प्रदेश के जो टॉप 10 प्लेयर्स को ये अवार्ड मिलता है
जिसमें कि जो 6 अवार्ड्स होते हैं वो व्यक्तिगत खेलों को इंडिविजुअल गेम्स में मिलता है, और जो दो जो अवार्ड्स होते हैं वो दलीय खेल या कह सकते हैं टीम गेम्स कह सकते हैं। एक जो होता है वो दिव्यांग श्रेणी में मिलता है, और एक होता है जो ओलंपिक और एशियन गेम्स में जो गेम नहीं शामिल होते हैं उन लोगों को एक अवार्ड मिलता है। आपने नेशनल के लिए भी गोल्ड जीता है, जी ये कब जीता आपने? सॉरी। नेशनल के लिए भी आपने गोल्ड जीता श्रीलंका में, हाँ, ये कब जीता था आपने? ये सारे मेरे अचीवमेंट कंटिन्यू चले आ रहे हैं। अब तक कितने आप नेशनल गेम खेल चुके हैं? अब तक मेरे 2009 से लगातार मैं नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और 2013 से मैं एशियन चैम्पियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट, और 2 साल मैंने लगातार साउथ एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल दिया, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। आपके कोच? मेरे कोच आज जिसको मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ वो है स्वर्गीय श्री रतन गंभीर जी सर, जो कि ड्यू टू कोविड में उनका मतलब देहांत हुआ। और हमारे बालाघाट के जो कोच हैं कृष्णदास गोंदड़े सर, और जो मेरे मार्गदर्शक और जो मेरे बड़े भाई प्रवीण नन्हेट। निधि को विक्रम अवार्ड मिलने पर जिला कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी तथा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र ठाकुर, केदार ठाकरे सहित खेल संस्थाओं ने खुशी जताते हुए बधाई दी है। किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आगमन को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। डीएपी खाद एवं बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाते हुए ज्ञापन सौंपने का मन बनाया है। किसान कांग्रेस प्रदेश सचिव अंशुल अवस्थी ने जिला कांग्रेस कार्यालय में चर्चा के दौरान बताया कि प्रदेश और जिले में भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीति से किसान दुर्दशा का शिकार हो रहा है। प्रदेश में धान उत्पादक जिले के रूप में पहचाने जाने वाले बालाघाट जिले में धान उत्पादक किसानों को खेतों में फसल लग जाने के बाद उसे बचाने के लिए खाद, डीएपी और यूरिया के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सहकारी समितियों से किसानों को खाद, डीएपी और यूरिया नहीं मिलने के कारण मजबूरीवश महंगे दर पर निजी दुकानों से खरीदना पड़ रहा है, जिससे किसानों का फसल लागत मूल्य बढ़ रहा है। प्रदेश सचिव अवस्थी ने बताया कि किसानों की इस दयनीय हालत को देखते हुए किसान कांग्रेस द्वारा 29 अगस्त को बालाघाट आ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों की समस्याओं को लेकर काले झंडे दिखाए जाएंगे और ज्ञापन सौंप कर किसानों की मांगों से अवगत कराया जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में बालाघाट ज़िले में किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है भाजपा सरकार की जो किसान विरोधी नीति है उनको लेके। जैसे कि हमारे ज़िले में अभी धान की जो फसल लगी हुई है इसमें डीएपी खाद ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा अभी कमी आ रही है, सोसाइटियों में, सहकारी समितियों में उपलब्ध नहीं है। किसानों को व्यापारियों से ज़्यादा मूल्य पे ये चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं, जिससे आर्थिक स्थिति किसान की ख़राब हो रही है। दूसरी बात है कि मौसम की वजह से अभी बिजली विभाग और शासन की जो नीतियां हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है, और बिजली भी जो है इनको समय समय पे नहीं मिल पा रही है। तीसरी बात ये है जो प्रदेश व्यापी है, इसमें एमएसपी का मूल्य पिछले बार से बढ़ा के करीब 72 रुपये बढ़ा के इस बार 1940 रुपये किया गया है, जो आज की महंगाई को देखते हुए बहुत ही कम है। किसान के धान के 1 एकड़ के खेत को उपजाऊ जो उसकी कॉस्ट आती है, लागत आती है, वो 2000 रुपये प्रति एकड़ आती है, 2000 रुपये प्रति कुंटल। तो उसको एमएसपी के हिसाब से बढ़ा के लगभग 3000 रुपये करना चाहिए था, मगर इन्होंने सिर्फ 72 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा के सिर्फ अपना जो है भाजपा सरकार ने किसानों को लॉलीपॉप दिया है और अपना सिर्फ एक अभियान चलाया हुआ है। देखिए, अभी जगह जो है वो तय नहीं की गई है। हम लोग मोती तालाब के पास में एक जगह इकट्ठे होंगे और वहाँ से काले झंडे लेके और जाएंगे, जहाँ भी उनका प्रोग्राम होगा वहाँ जाके उनको काले झंडे दिखा के ज्ञापन के रूप में ये सूचना उनको देंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ओबीसी महासभा ने भी काले झंडे दिखाने और पुतला दहन का ऐलान किया है। ओबीसी आरक्षण और चयनित अभ्यर्थियों की समस्या के साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर लंबे समय से आक्रोश बना हुआ है। इसी को लेकर ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे ने बताया कि बीते कई वर्षों से ओबीसी आरक्षण, चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने, छात्रवृत्ति और जातिगत जनगणना को लेकर मांगे रखी जा रही है और आंदोलन किए जा रही है, लेकिन राज्य सरकार इन मांगों को नजरअंदाज कर रही है।
ओबीसी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिए जाने और समस्या का हल नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री को विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाए जाएंगे और पुतला दहन किया जाएगा। हमें जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश के मुख्य आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का बालाघाट आगमन हो रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लंबे समय से हम ओबीसी आरक्षण, चयनित शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए, ओबीसी के बच्चों को जो विगत लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ऐसे कई मुद्दों को, जातिगत जनगणना की जाए, ऐसे कई मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे। पर मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार हम लोगों की ओबीसी की मांगों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए हम ओबीसी महासभा बालाघाट ने तय किया है कि आने वाली 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी के आगमन पर समस्त ओबीसी के साथी पुतला दहन करेंगे और मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रकट करेंगे। अरे पुतला जी का पुतला दहन किया जाएगा। किसका पुतला दहन किया जाएगा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी का शनिवार को बालाघाट आगमन हुआ, जिन्होंने आगामी चुनाव एवं पार्टीगत समस्याओं को लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली। इस दौरान चर्चा में उन्होंने कांग्रेस को प्रजातांत्रिक पार्टी बताया और कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारियों को विचार रखने का अधिकार होने की बात कही। जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई इस बैठक में प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि जनहित के मुद्दों और समस्याओं पर निगरानी बरती जाए। इसके अलावा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए। आगामी चुनावों में कांग्रेस की मजबूती के लिए अभी से तैयारी रखें और जनता से जुड़ाव बनाए रखें। चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक दल है और यहाँ सभी को अपनी राय रखने की पूरी आज़ादी है। आपसी कलह को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को कोई समस्या हो तो वे उन्हें अवगत करा सकता है। जबकि इस चर्चा के दौरान उन्होंने आगामी समय में नए जिला अध्यक्ष की संभावनाओं से इनकार कर दिया। रणनीति सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जाती। आज हमने ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ बैठक ली और वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं उनसे जानकारी ली। वहाँ किस तरह से कार्य करना है, क्या कठिनाई है, उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, उसके संबंध में हमने आज ब्लॉक अध्यक्षों से बैठक की। कांग्रेसियों में कुछ आपसी में कलह देखी जा रही है, समय समय पर वो सोशल मीडिया के माध्यम से उभर भी रही है, इस बारे में कुछ? उस पर अध्यक्ष जी रणनीति बना रहे हैं। ऐसी कलह जो है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और कांग्रेस जो है एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, जिसमें प्रजातंत्र है, जिसमें कोई थोपा थापी होती नहीं। इसमें लोगों को अपनी बात कहने का हक है, परंतु मीडिया में कहने जो कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसको बंद करें। जो भी अपनी बात है, जो भी समस्या है, उसको मुझे या हमारे माननीय अध्यक्ष जी को सूचित करें और उसका निराकरण आवश्यक है। आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? आगामी चुनाव के लिए हम कर रहे हैं, उसी संदर्भ में बैठकें थी और आगे भी अलग अलग बैठकें हो रही हैं, आंदोलन भी हो रहे हैं। ये सब रणनीति हम तैयार करें। सर जी, आपके प्रयास, आपके आगमन के लेकर हमेशा ये चर्चा रही है कि नए अध्यक्ष को लेकर बड़ी लंबी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ऐसा कुछ कोई नहीं। धरोहर जंक्शन के रूप में इतिहास एवं पुरातत्व संग्रहालय परिसर में रखी गई नैरोगेज बोगी के बाद इंजन को भी स्थापित किया जाना है, लेकिन इसके लिए रेलवे विभाग ने पत्राचार कर राशि तय की है जो काफी अधिक है। इसी को लेकर संग्रहालय अध्यक्ष ने मांग रखी है कि इसकी लागत कम की जाए, तभी इसे यहां स्थापित किया जा सकता है। वर्ष 2019 में तत्कालीन कलेक्टर के प्रयासों से यहां नैरोगेज बोगी की स्थापना की गई थी और इसे धरोहर जंक्शन का नाम दिया गया था। वर्ष 2018 में इंजन को भी यहां लगाए जाने के प्रयास हुए, जिस पर अब रेलवे विभाग ने पत्र भेजा, जिसमें इंजन का मूल्य 24 लाख रखा गया है। इसे लेकर इतिहास एवं पुरातत्व संग्रहालय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गहरवार ने कहा है कि राशि अधिक है, जिसे कम किया जाना चाहिए, तभी इसे खरीद कर यहाँ स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन रुचि ले तो यह संभव हो सकता है, नहीं तो जन सहयोग से इसे लाए जाने के प्रयास होंगे ताकि इंजन को धरोहर के रूप में स्थापित किया जा सके और आने वाली पीढ़ी इसका लाभ ले सके। अप्रैल 2018 को तत्कालीन कलेक्टर भरत यादव द्वारा रेल प्रशासन में पत्र भेजा गया, जिसमें उनके द्वारा एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया था कि पुरातत्व संग्रहालय में इंजन की स्थापना किया जाना है, क्योंकि उनके रहते में 26 जनवरी 2017 को बोगी की स्थापना की गई थी। एक धरोहर के रूप में बोगी स्थापित है, जो विश्व में पहली बार पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित की गई है। इसी तारतम्य में इंजन का भी एक प्रस्ताव बना के भेजा गया है। तत्संबंध में वहाँ से लिख के आया
78 लाख का। उसके बाद वहाँ से भी संशोधन होके आया 24,47,172। पुनः हमारे द्वारा 27 मार्च 2021 को पुनः पत्र भेजा गया है रेल मंत्रालय को। अगर वो संशोधन होके आ जाता है, अगर कम से कम बोगी के साथ ही साथ इंजन भी अगर स्थापित हो जाता है, अगर उसकी लागत अगर कम से कम 1 लाख 2 लाख के अंदर भी हो जाती है, तो उसे हम खरीद के पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित कर देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बोगी धरोहर के रूप में स्थापित हो सके। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन बालाघाट में अब भी ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हो पाया है। मशीनें पहुंची हैं, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञ के नहीं पहुंचने से इसे प्रारंभ नहीं किया जा सका है। फिर एक बार अस्पताल प्रबंधन ने 2 दिनों की डेडलाइन दी है, लेकिन 2 दिनों में इसके प्रारंभ होने की संभावना कम ही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेहद घातक थी, जिसमें ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हुई और लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकना पड़ा। इसी बीच शासन स्तर से बालाघाट जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान हुआ, जिसमें बालाघाट में 2 प्लांट, वारासिवनी, लांजी, बैहर में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं। बालाघाट में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर काफ़ी समय से तैयारी चल रही है, लेकिन इसे प्रारंभ नहीं किया जा सका है। शेड बनकर तैयार है, मशीनें पहुंच चुकी हैं, लेकिन इसे इंस्टॉल करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की ज़रूरत है, जिसके यहाँ नहीं पहुंचने से काम अटका हुआ है। इस संबंध में जानकारी लेने पर सिविल सर्जन A.K. जैन ने बताया कि 2 दिनों में इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसके लिए विशेषज्ञ को बुलाया गया है। हाँ, देखिए, दूसरा ऑक्सीजन का प्लांट जो है 1000 लीटर पर मिनट का है और ये हमें उपलब्ध हो गया है। साइट हमारी तैयार हो गई थी, तो हमने उन्हें सूचना भेजी थी, तो उन्होंने डिलीवर कर दिया है। वो हमारे पास आ गया है। अब इसके इंजीनियर आएंगे, संभवतः 2 या 3 दिनों में आएंगे और उसका कुछ हमें कनेक्शन भी करना है, ट्रांसफार्मर भी लगना है और उसकी लाइन भी हमें वहाँ तक पहुँचानी है। वो हम कार्य कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन में, संभवतः सोमवार या मंगलवार को इंजीनियर उसके आएंगे और 2-3 दिन में उस प्लांट को भी रेडी कर देंगे और उसकी भी हम टेस्टिंग कर लेंगे। कहाँ से आना है सर ये इंजीनियर? ये इंजीनियर ये नाको से, शायद नोएडा से शायद अप्लाई हुआ है। लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी का है, तो इसके इंजीनियर आएंगे। सर, दोनों प्लांट विधिवत रूप से कब से शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अभी ये पुराना प्लांट बना है, उसमें बंद करके रखा गया है। देखिए, वो क्या है कि जब अभी तो हमने वो चालू हो गया है, अब जैसा निर्देश प्राप्त होंगे वैसे फिर प्राप्त। सर, वर्तमान में ऑक्सीजन की व्यवस्था कहाँ से? सिलेंडर से कर, जो पुराना है जो पुरानी व्यवस्था है हमारी, खरीद रहे हैं ना, सिलेंडर भरते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।